हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम बेस से। तो सबसे पहले देखिए, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था जनरली ऑन राइज द 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर को जैसे ही हम राइज करते हैं तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, नियरली डबल हो जाती है। उस चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन को हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल से करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन nearly double. Rate of reaction becomes nearly डबल हो जाती है। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है, नियरली डबल हो जाती है। और इस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्रेस इन टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और एक्चुअली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या बोल सकते हो इट इज़ द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। मीन्स जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेशो होता है किसका, हमारे रेट कांस्टेंट्स का डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर मान लीजिए रेट कांस्टेंट है हमारा, ज़्यादा वाला ऊपर लेके चलते हैं हम, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस को जैसे हमने राइज किया ऊपर हो गया, और डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो जो हमारा टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस राइज करता जा रहा है। अब मान लीजिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी दे रखी है x दे रखी है, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन x दे रखी है। तो जैसे ही 20 के ऊपर गए तो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही 30 के ऊपर गए 2 टाइम्स होने के बाद क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। और जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर राइज करता जाएगा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाती जाएगी, तो मीन्स 8x हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करता है रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डबल होती चली जाती है। नॉर्मली यहाँ पर जो T होता है 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, T प्लस 10 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जो T होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, एंड जो रेट कांस्टेंट होता है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस वो 35 के ऊपर स्टडीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, कैसे क्या हो रही है ग्राफ के द्वारा। देखिए ग्राफिकल स्टडी करते हैं, एक्सप्लेनेशन। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इस साइड हमारा काइनेटिक एनर्जी है, नीचे की साइड यहां पर आया हमारा फ्रैक्शन ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस साइड हमारा फ्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको ग्राफ को देखते हैं तो इसका ग्राफ हमारा ये वाला बनता है।
ये टेम्परेचर T के ऊपर, और 10 डिग्री के ऊपर करते हैं तो जो हमारा जो ग्राफ होता है फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट है उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल्स की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी ये वाली है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ये वाली है। उसके बाद फिर से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। मीन्स फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, आप बोल सकते हो फ्रैक्शन है ये टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स जो इस काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस कर रहे हैं। मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल्स इसको कर रहे हैं, 50% इसको कर रहे हैं, या 10% मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ही यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट हो रही है टर्म, जो हमारा जो फ्रैक्शन है मीन्स हर एक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, हर एक का जो फ्रैक्शन है काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो जो ये जो बैरियर है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो यहाँ पर एक टर्म आई है एनर्जी बैरियर बोल सकते हो, या थ्रेशोल्ड एनर्जी का फंक्शन होता है, जो बैरियर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के केस के अंदर आता है। तो एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर से वापस इसी टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखिए क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी को प्रोसेस करता है। मान लीजिए रिएक्टेंट है, उसके पास अपनी एनर्जी ये वाली हो गई है, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सिंपल बात है, रिएक्टेंट अपने आप तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, उसको बाहर से हम कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे। एनर्जी अगर हम देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी किसके द्वारा, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल के द्वारा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या होता है कि हर एक रिएक्शन के केस के अंदर मीन्स हर एक केस के अंदर एक बैरियर होता है एनर्जी का। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी उस बैरियर को क्रॉस कर रही है या उस बैरियर के बराबर आ रही है, उससे ज़्यादा हो रही है, तब हम मानते हैं रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है। ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो मीन्स क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है। ये हमारी ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसके ऊपर रिएक्शन बोल दीजिए, या जो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में कोलिजन ही होता है। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर कोलिजन बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव हो जाए, मीन्स एज ए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जैसे कोलिजन होना स्टार्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस मिनिमम एनर्जी के ऊपर जो रिएक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल बोल दीजिए या कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी कम है थ्रेशोल्ड से, तो इस एनर्जी को यहाँ तक ले जाने के लिए हमने बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हम हीट करते हैं तो बाहर से जो हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बाहर से जो हमने एनर्जी दी है जिसके कारण जो रिएक्टेंट की एनर्जी है किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर दे, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर दे, उसके अगर वो इक्वल हो रही है जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो रही है, तो बाहर से जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये बेसिक सी बातें थी। वापिस बैक टू टॉपिक आइए। क्या हो रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम देख रहे हैं पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर उनका क्या हो रहा है, जो फ्रैक्शन है अलग अलग है। ठीक है, तो जहाँ पर पीक ऑफ कर्व है, जो हमारे पीक ऑफ कर्व है, जहाँ पर फ्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पीक ऑफ कर्व के ऊपर ही होगा फ्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो हम बोल सकते हैं
ये होता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, पीक ऑफ कर्व जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमेशा जो कर्व होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर को राइज करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पीक ऑफ कर्व है वो क्या है? कम है इससे, तो ये भी पीक ऑफ कर्व है, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी T+10 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एनर्जी का बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने दी। एनर्जी के बैरियर के बाद जैसे मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, इस ग्राफ के लिए, टी ग्राफ के लिए मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दिया है। तो क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद सिंपल बात है, रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आप बोल सकते हो कोलिजन बिटवीन एटम्स हो रहा है, इफेक्टिव एरिया है। पर T+10 डिग्री सेल्सियस जैसे हम राइज करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एरिया होता है वो नियरली डबल हो रहा है। मीन्स ये एरिया मान लीजिए ABCD, तो T टेम्परेचर के लिए हमारा जो शेडिड एरिया है वो ABCD है, ठीक है। T+10 डिग्री के लिए मान लीजिए EF, तो T के लिए तो हमारा शेडिड एरिया था ABCD जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होती थी, और जैसे टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस की राइज किया तो हमारा एरिया हो गया ABEF, क्या हो गया? AB, ये पूरा वाला एरिया हो गया। अगर पर्टिकुलर कोलिजन एरिया डबल हो रहा है तो सिंपल बात है, रेट ऑफ रिएक्शन में हमारी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, और ये 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर राइज कर देते हैं, नियरली हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करती है? डबल हो जाती है। अब यहाँ पर हमने दो टर्म यूज की थी, नियरली डबल हो रही, नियरली, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्ट चीज जो बताते हैं वो हम अरेनियस इक्वेशन से बताते हैं। अरेनियस नाम का हमारा एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी थी। अरेनियस हमारा एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी थी, K = A e की पावर माइनस EA/RT। ये रिएक्शन आपको याद ही करनी पड़ेगी, इक्वेशन आपको याद ही रखनी पड़ेगी। देखिए नियरली यहाँ से हमें नियरली है, डबल हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बताया इसने डबल हो रही है नहीं हो रही है, तो जो एग्जैक्ट जो इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर वो हम निकालते हैं अरेनियस इक्वेशन से निकालते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है तो आपको ये ग्राफ बना के ही आना पड़ेगा। इसके साथ अरेनियस इक्वेशन के ऊपर आपको अलग से पूछ सकते हैं, या अगर ओनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, अगर 2 मार्क्स का है तो आप ग्राफ बनाइए और इसको एक्सप्लेन करिए। अगर 3 मार्क्स का है तो आप साथ के साथ आप अरेनियस इक्वेशन को भी बता के आइए। तो अरेनियस इक्वेशन को हम चेक करते हैं। देखिए हमारी जो अरेनियस इक्वेशन वो है K = A e की पावर माइनस EA/RT। K = A e की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पर देखिए हैं क्या चीज़ें, जो हमारा K है, K = ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ए को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दीजिए, या अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी मीन्स किलो जूल के अंदर निकलेगी। गैस कांस्टेंट होता है हमारा यूनिवर्सल 8.314 किलो जूल हो जाएगा। टी हमारा टेम्परेचर है,
T हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। और जो हम ये यूज करें, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, हम मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी बार यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारी ये मेन चीज़ें हैं। अब हम देखिए इस रिएक्शंस को, जो हमारी इक्वेशन है उसको हम स्टडी करते हैं अच्छे से। अब देखिए क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो भी पर्टिकुलर होती है। अगर टेम्परेचर T1 है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 होगी, टेम्परेचर T2 है उसके लिए K2 की। मीन्स टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट को, टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको, रेट कांस्टेंट को। अगर टेम्परेचर T1 है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 हो गया, टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट हमारा K2 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन, उसको हम लॉगरिथम करते हैं, मीन्स नेचुरल लॉग निकालते हैं इसका। तो नेचुरल लॉग करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कांस्टेंट K हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर इसका नेचुरल लॉग करोगे तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मीन्स देखिए नेचुरल लॉग ऑफ A इंटू ई की पावर माइनस ई अपन में आर टी है। मल्टीप्लाई के केस के अंदर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A इंटू बी, तो A प्लस बी हो जाता है, अलग अलग हो जाएंगे ये। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस, अब नेचुरल लॉग ऑफ E मीन्स पावर आगे आ जाएगी, माइनस की पावर है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस ई अपन में आर टी हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ E, देखिए नेचुरल लॉग के अंदर जो बेस होता है वो E होता है, नेचुरल लॉग के अंदर जो बेस होता है वो E होता है, E से E होगा तो हमारा जो नेचुरल लॉग ऑफ E है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो मीन्स ये हमारा 1 हो गया है, तो 1 करोगे तो हमारी इक्वेशन हमारी ये वाली निकल के आ गई है। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए फर्स्ट, एट ए टेम्परेचर T1 कांस्टेंट K1 हो जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कांस्टेंट K1 हो जाएगा ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपन में आर T1। इक्वेशन हमारी 2 हो गई है, ठीक है। अब टेम्परेचर T2 की करोगे तो K2 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस ई अपन में आर T2 हो गया। ये इक्वेशन हमारी 3rd हो गई है। अब क्या करिए, इक्वेशन 2nd है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 3rd में से, ठीक है। तो सब 3rd में से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 हो जाएगा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मीन्स माइनस ई अपन में आर T2 है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया क्या, माइनस ई अपन में RT1, माइनस ई अपन में RT1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम आगे लिख लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल टू, प्लस का आगे कर लिया हमने ई अपन में RT1 प्लस का हो गया है तो माइनस का ई अपन में RT2 हो गया है, ठीक है। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है जो टर्म माइनस की होती है डिवाइड में आ जाती है और हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो इसको अगर हमने इकट्ठा किया तो हमारा आ जाएगा, इस साइड हम लिख रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपन में K1। इसको हम दोनों को इकट्ठा कर लिया, जो माइनस की टर्म होती है नेचुरल लॉग इकट्ठा हो जाता है, जो माइनस की टर्म होती है वो डिवाइड में आ जाती है। अब यहाँ से देखिए कांस्टेंट क्या है, ई अपन में आर दोनों के अंदर है, ई अपन में आर को बाहर ले लोगे तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे इक्वल टू कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, ई अपन में आर बाहर ले लिया तो हमारे पास ये बचा 1 अपन में T1 माइनस 1 अपन में T2, ये हमारा बच गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपन में K1 इक्वल टू ई अपन में आर, ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, मीन्स T2 माइनस T1 हो गया। अब नेचुरल लॉग को अगर लॉग 10 में, मीन्स देखिए नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग के अंदर ई बेस होता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को
अगर हम log ऑफ 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स इसको कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया हमारे पास 2.303 log ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल टू E अपॉन में R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, ठीक है। इसको हम वहाँ पर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है log ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल टू E अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई है। अगर हमें डिफरेंट टेम्परेचर में T1 T2 की वैल्यू पता हो एंड उसके जो रेट कांस्टेंट है K1 K2 की वैल्यू पता हो तो हम इजीली यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। क्या निकल के आएगी हमारी? एग्जैक्ट निकल के आएगी। अगर हमें टेम्परेचर T1 एंड T2 पता है तो उसके लिए हम K1 K2 को पता कर लेंगे और हमें पता ही होता है तो वहाँ से हमारी एग्जैक्ट एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी अरेंज्ड इक्वेशन थी। एक बार फिर से देखिए, अरेंज्ड इक्वेशन हमारी क्या है? K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन में RT है। नेचुरल लॉगरिथम करेंगे दोनों साइड तो नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A इंटू B मीन्स A प्लस B हो जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ A तो पावर इसकी आगे आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ E मीन्स पावर आगे आ जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ E की हमारी 1 हो जाएगी तो माइनस E अपॉन में RT1 हो जाएगा। इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। टेम्परेचर T1 है उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू K1 हो जाएगी। टेम्परेचर T2 है कांस्टेंट की वैल्यू K2 हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर T1 के लिए कांस्टेंट की वैल्यू K1, नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस E अपॉन में RT1, ठीक है। T2 के लिए यहाँ पर T2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल टू ln A माइनस ln A से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस E अपॉन में RT2 है माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस E अपॉन में RT1 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। हम इसको आगे लिख लेंगे तो माइनस E अपॉन में RT हो जाएगा। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है टर्म्स जो डिवाइड में हो जाती है इकट्ठा करके हम उसको डिवाइड वाली को नीचे लिख देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस K1 K2 अपन में K1 हो गया। E A अपन में आप दोनों में कॉमन है तो हम उसको बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 अपन में T1 माइनस 1 अपन में T2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से हम T2 माइनस T1 आ जाएगा ऊपर। अब नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू हमारी ये निकल के आ जाएगी। अगर हमें T1 T2 की वैल्यू पता हो और K1 K2 की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ से EA एक्टिवेशन एनर्जी को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।